नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे आरओ जीएस मॉक टेस्ट 62, जिसमें कि कुछ प्रश्न दिए रहेंगे। ये प्रश्न हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में दिए गए हैं और ये प्रश्न आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे वो आरओ की परीक्षा हो, यूपीपीसीएस की परीक्षा हो या फिर बीईओ की परीक्षा हो। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आप लोगों को दे दूं फाउंडेशन कोर्स की, जो कि डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए लाया है। इस फाउंडेशन कोर्स में एंटायर आरओ के सिलेबस को कवर किया गया है थ्रू वीडियो लेक्चर्स। यहाँ पर आपको नोट्स पीडीएफ के फॉर्मेट में प्रोवाइड की जाएगी। यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी, जहाँ पर आप अपने परफॉर्मेंस को इवेलुएट कर सकते हैं। अगर इस कोर्स से रिलेटेड आपको कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन चाहिए क्लास, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए। यहाँ पर आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी जाएगी। डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए समान हिंदी की पुस्तक भी लेकर आया है, जो कि आप घर बैठे फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन से ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर आप अपने नियरेस्ट बुक स्टोर पे जाकर इसको खरीद भी सकते हैं। ये समान हिंदी की पुस्तक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो एक बार इसका अध्ययन जरूर करिए। और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए। चलिए हम प्रश्न को देखते हैं। जीएसटी परिषद में प्रत्येक निर्णय 3/4 बहुमत से लिया जाता है। इस परिषद में केंद्र सरकार का वोट 1/3 और समस्त राज्यों का वोट 2/3 माना जाता है। तो यहाँ पे कथन कारण पे बेस्ड है ये प्रश्न। तो मैं आपको बता दूं, जो भी डिसीजन जीएसटी काउंसिल में लिया जाता है वो 3/4 मेजोरिटी से लिया जाता है। ये एकदम ही सही है। दूसरा स्टेटमेंट जो दिया है रीजन में कि इस काउंसिल में वोट ऑफ द सेंट्रल बैंक इज कंसिडर्ड टू बी 1/3 एंड द वोट ऑफ ऑल द स्टेट इज कंसिडर्ड टू बी 2/3, ये भी एकदम सही है। दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन स्टेटमेंट ए का रीजन नहीं है आर। इसी वजह से आपका उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए पेपर में इस तरीके से भी प्रश्न बन सकता है। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जीएसटी परिषद के निर्माण का प्रावधान करता है? यहाँ पे जीएसटी काउंसिल के बारे में किस आर्टिकल में मेंशन्ड है ये पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर होगा वो बी होगा। 279A आर्टिकल में जीएसटी काउंसिल के बारे में मेंशन्ड है, तो यहाँ पर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए क्लास, यहाँ पर कुछ और प्रश्न हम डिस्कस करेंगे जो कि फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में है, आपको जल्दी से रिवाइज कराने के लिए। लेकिन पेपर में ये प्रश्न आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्म में ही आएंगे। देखिए क्या है, जीएसटी परिषद की अध्यक्षता डैश द्वारा की जाती है। तो मैं आपको बता दूं, जीएसटी परिषद की अध्यक्षता वित्त मंत्री द्वारा की जाती है, फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा की जाती है। दूसरा है, परिषद में केंद्र सरकार का वोट अभी हमने डिस्कस किया कितना है? 1/3 है। ठीक है, माना जाता है। सभी राज्य सरकारों का एक साथ मिलाकर कुल वोट 2/3 माना जाता है। ठीक है, यहाँ पर आप सभी को उत्तर पता चल रहा होगा, रिवीजन हो रहा होगा अच्छे से। और आखिरी प्रश्न देखिए, भारत में जीएसटी दोहरे मॉडल जीएसटी पर आधारित है, जो कि किस देश से इंस्पायर्ड है, लिया गया है? तो कनाडा से। तो इतना आप ध्यान में रखेंगे। चलिए दूसरे प्रश्न को हम देखते हैं। सेंसस पे बेस्ड है। सेंसस से बेस्ड प्रश्न हम हर टेस्ट में करते हैं, ताकि सेंसस से रिलेटेड सारे प्रश्न आपके हल हो जाएं। निम्नलिखित राज्यों को जनघनत्व के पॉपुलेशन डेंसिटी के टर्म्स में हमें अरेंज करना है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी जनघनत्व किसका है? बिहार का है, 4 हो जाएगा। उसके बाद वेस्ट बंगाल हो जाएगा, फिर केरला हो जाएगा, फिर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। 4 2 3 1 ऑप्शन ए में दिया है, तो 2 का ए आपका सही उत्तर है। अब क्लास कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट जो कि जनघनत्व से रिलेटेड आपको याद होने चाहिए। जैसे 2011 की अगर हम जनगणना देखेंगे तो इस समय भारत का जनघनत्व कितना है? 382। ठीक है, 2001 में कितना था? 325 था। क्लास दोनों याद रखिएगा, 1 का भी और 11 का भी। पेपर में कभी कभी क्वेश्चन को डिफिकल्ट कराने के लिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस पूछ लेता है। ठीक है, यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया राज्यों में अगर जनघनत्व की बात करें, सबसे ज्यादा बिहार में है, वेस्ट बंगाल में है, केरल में है, उत्तर प्रदेश में है। अब यहाँ पर आपको याद होना चाहिए उत्तर प्रदेश में पॉपुलेशन डेंसिटी कितना है, जनघनत्व कितना है? तो 829। ठीक है, यहाँ पे कितना है? 829। ये चीज याद रखिएगा। अच्छा, अगर पेपर में यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछ ले कि केंद्र शासित प्रदेशों में, यूनियन टेरिटरीज में सबसे ज्यादा जनघनत्व कहाँ पर है, तो आप क्या उत्तर लगाएंगे? दिल्ली में। आप सभी को पता है दिल्ली में ही होगा, कितनी भीड़ है दिल्ली में। ठीक है, और अगर आपसे पूछ ले सबसे कम जनघनत्व कहाँ पर है,
राज्यों में, अगर हम बात करें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम कहां पर है, तो आप याद रखेंगे अरुणाचल प्रदेश में। इतनी चीजें क्लियर हो गई होगी। चलिए थर्ड प्रश्न को हम देखते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किन किन जनपदों का लिंगानुपात भारत के लिंगानुपात के बराबर है? ठीक है, उत्तर प्रदेश के किन किन डिस्ट्रिक्ट्स का सेक्स रेशियो जो है वो भारत के सेक्स रेशियो के इक्वल है? पहला ऑप्शन आपको दिया है प्रतापगढ़ जौनपुर, दूसरा दिया है बलिया कानपुर, फिर सीतापुर प्रयागराज और आखिरी आपको दिया है रायबरेली महाराजगंज। और तीसरे प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या है? डी है। थर्ड का डी आपका सही है। ठीक है, अगर हम सेक्स रेशियो देखें, लिंगा अनुपात देखें और उत्तर प्रदेश का देखें तो ये कितना है? 912 है, याद रखिएगा 912 है। और अगर हम भारत की बात करें, इंडिया की बात करें तो इंडिया में लिंगानुपात कितना है, सेक्स रेशियो कितना है? 943। प्रश्न में आपसे पूछा था कि उत्तर प्रदेश के किन डिस्ट्रिक्ट्स का लिंगानुपात भारत के लिंगानुपात के बराबर है, मतलब 943 है। तो आप याद रखेंगे रायबरेली और महाराजगंज की जब हम बात करेंगे तो इन डिस्ट्रिक्ट्स का लिंगानुपात कितना है? 943 है। इतनी चीजें क्लियर हो गई, व्याख्या आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट यूपी स्पेशल से रिलेटेड है, आपको ध्यान में रखना चाहिए। उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करेंगे तो सबसे ज्यादा लिंगानुपात कहाँ पर है? तो जौनपुर में, फिर आजमगढ़ में, फिर देवरिया में। याद रखेंगे जौनपुर, आजमगढ़, देवरिया। और सबसे कम अगर पूछेगा तो गौतम बुद्ध नगर। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। आज हमने पॉपुलेशन सेंसस से 2011 के सेंसस से 2 क्वेश्चंस को डिस्कस किया। पहला पॉपुलेशन डेंसिटी से रिलेटेड, ठीक है, जनघनत्व से रिलेटेड, और दूसरा हमने लिंगानुपात से रिलेटेड। इसमें हमने यूपी का भी कवर कर लिया और इंडिया का भी कवर कर लिया। तो इस तरीके से आपका सेंसस कंप्लीट होता जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन याद रखते चलो एक जगह। चौथे प्रश्न को देखते हैं। वैश्विक पर्यावरण सुविधा के बारे में दिए गए कथनों में से सही कथन को हमें चुनना है। इसकी स्थापना रियो अर्थ समिट के दौरान की गई थी। दूसरा है इसको जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन द्वारा स्थापित किया गया था। तो यहाँ पे ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी की बात की गई है और बोला गया है इसको स्टैब्लिश किया गया था रियो अर्थ समिट के समय। और दूसरा दिया गया इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे ए जो है वो आपका सही है, बी आपका गलत है। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत है। यहाँ पे उत्तर आपका ए होगा। जब हम बात करते हैं वैश्विक पर्यावरण सुविधा की, जिसको कि हम बोल रहे हैं ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी की, तो ये सही है कि 1992 में जो रियो समिट हुआ था, जिसको कि हम अर्थ समिट भी कहते हैं, जो ब्राजील में रियो दी जेनेरियो में हुआ था, उस समय GEF ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी की बात की गई थी। लेकिन इसको स्टैब्लिश किसने किया था? इसको स्टैब्लिश किया था वर्ल्ड बैंक, UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, इन तीनों ने मिलके। ये चीज याद रखिएगा। GEF किसके द्वारा बनाई गई थी? मुझे लगता है ये UPSC का क्वेश्चन है, ये UPSC में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो याद रखिएगा यूनेप, ठीक है, वर्ल्ड बैंक और UNDP द्वारा इसको बनाया गया था, स्थापित किया गया था। इतनी चीजें क्लियर हो गई हो। ये एक अच्छा प्रश्न था। चलिए यहाँ पर देखिए एक और प्रश्न दिया है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है, CBD की बात की गई है, के लिए पहला अर्थ समिट आयोजित किया गया था। कहाँ पर आयोजित किया गया था? अभी हमने अभी डिस्कस किया है। अर्थ समिट जो सबसे पहले हुआ था 1992 में हुआ था, रियो दी जेनेरियो में हुआ था, ब्राजील में हुआ था। याद रखिएगा। अगर पेपर में पूछे आपसे कि एजेंडा 21 की बात कब की गई थी, तो ये भी आप याद रखेंगे, इसी अर्थ समिट में जो 1992 में रियो दी जेनेरियो में हुआ था, वहां पर एजेंडा 21 भी आया था। सारी चीजें पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देख लीजिए यहाँ पे जैव विविधता सम्मेलन, ठीक है, जैव विविधता सम्मेलन। मैं थोड़ा स्लाइड से हटती हूँ ताकि आपको चीजें अच्छे से दिखे। सुनिएगा जो चीज मैं आपको बता रही हूँ। जब हम जैव विविधता सम्मेलन की बात करेंगे तो ये 1992 में हुआ रियो दी जेनेरियो में, जिसको कि हम अर्थ समिट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, रामसर कन्वेंशन मैंने आपको बहुत बार बताया है, 1971 आप याद रखेंगे। ठीक है, और आप क्या याद रखेंगे 1971 के साथ? आप याद रखेंगे ये वेटलैंड से रिलेटेड है, आर्द्र भूमि से रिलेटेड है। और वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। वियना कन्वेंशन की अगर हम बात करेंगे, वियना सम्मेलन की, तो ये ओजोन परत से रिलेटेड था, मैंने आपको बताया था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, वियना कन्वेंशन, ये जो था
ये दोनों आपका किससे रिलेटेड है? ओजोन डिप्लीशन से रिलेटेड है, ओजोन परत से रिलेटेड है। क्योटो प्रोटोकॉल की मैंने आपको डिस्कस किया था। क्योटो प्रोटोकॉल आपका किस चीज से रिलेटेड है? ग्रीन हाउस गैसेस से रिलेटेड है, ठीक है। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये इंग्लिश में पूरा लिखा हुआ है, तो इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी देख सकते हैं आराम से। चलिए, इतनी चीजें क्लियर हो गई। मैं वापस आती हूँ स्लाइड में। इतनी चीजें क्लियर हो गई होगी। हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में चीजें दी गई है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं, किसानों की आय को दोगुना करने के लिए अशोक दलवाई समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो किस वर्ष किया गया था अशोक दलवाई समिति का गठन? टू डबल द इनकम ऑफ फार्मर्स, 2016 में, ठीक है, याद रखिएगा। डी जो है 2016 में इसका गठन किया गया था। अब क्लास लास्ट टेस्ट में भी मैंने आपको एक चीज बताई थी, यहाँ पर जितने कमिटीज दिए गए हैं इकोनॉमी से रिलेटेड, वो सारे पेपर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं लिया है। जब हम रंगराजन कमेटी की बात करते हैं तो हम विनिवेश की बात करते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। नरसिम्हन कमेटी कई बार पूछा गया है, ये फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म से रिलेटेड है, वित्तीय क्षेत्र में सुधार से रिलेटेड है। केलकर कमेटी टैक्स रिफॉर्म से रिलेटेड है। आबिद हुसैन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, लघु उद्योग से रिलेटेड है, ठीक है। बेसल कमेटी तो आप सभी को पता है, बेसल नॉर्म्स होते हैं जो कि रिलेटेड है बैंकिंग सुपरविजन से। एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में यहाँ से प्रश्न बनता है। इन स्लाइड्स का स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए, एक जगह नोट करिए, रिवाइज करते रहिए। दीपक पारेख कमेटी की हम बात करेंगे तो टू रिवाइव द यूटीआई से रिलेटेड है ये। हनुमंत राव कमेटी कई बार पूछा है, फर्टिलाइजर। रेखी कमेटी कई बार पूछा है, इनडायरेक्ट टैक्स, जिसको कि हम क्या कहते हैं, अप्रत्यक्ष कर से रिलेटेड है, ठीक है। फिर यहाँ पे आप तारापुर कमेटी की बात करेंगे तो ये कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी से रिलेटेड है, जिसको कि कार भी कहते हैं, CAR भी लिखा रहता है। पूंजी खाता परिवर्तनीयता से रिलेटेड है ये, ठीक है। फिर इसके बाद गायपोरा कमेटी पूछता है पेपर में। गायपोरा कमेटी किस चीज से रिलेटेड है? ये सहकारी बैंकों में ग्राहक सेवा सुधार से रिलेटेड है, ये भी पेपर में कई बार पूछा है। फिर जानकी रमन कमेटी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है। इन स्लाइड्स का स्क्रीनशॉट जरूर लेना है, एक जगह आपको नोट डाउन करना है, पेपर में यहाँ से प्रश्न बनते हैं, ठीक है। पॉवर्टी से रिलेटेड, गरीबी से रिलेटेड जो कमिटीज थी वो भी मैंने इसके पहले वाले क्लास में टेस्ट में आपको बताया था, ठीक है। आप मुझे अब कमेंट बॉक्स में बताइए कौन कौन सी कमिटीज थी जो कि गरीबी से रिलेटेड थी, ठीक है। मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी कि आपको कैसे याद रखना है, कुछ इस तरीके से मैंने आपको बताया था। मैं थोड़ा सा हिंट देती हूँ। मैंने आपसे कहा था कि जो आप लोग कंप्यूटर यूज करते हैं, लैपटॉप यूज करते हैं, इसमें ALT बटन होती है और R होता है, तो इस तरीके से आप इनकी क्रोनोलॉजी याद कर सकते हैं गरीबी कमीशंस की, मतलब जो कमिटीज बैठी हुई थी। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब हम छठवें प्रश्न को देखते हैं। छठवें प्रश्न को ध्यान से देखिए। यहाँ पर आपको एक तरफ मृदा दी गई है, एक तरफ मुख्य फसल दी गई है। तो देखते हैं, सबसे पहले ब्लैक सॉइल दिया गया है और आप सभी को पता है कि ब्लैक सॉइल में कॉटन की खेती होती है, तो कॉटन ब्लैक सॉइल, इधर महाराष्ट्र वाले रीजन में ब्लैक सॉइल मिलता है कॉटन, तो ए का सेकंड आपका यहाँ दिया गया है। रेड सॉइल की बात करें तो रेड सॉइल में आपकी किसकी खेती होती है? टोबैको की, ठीक है, तंबाकू की, तो यहाँ पर बी का थर्ड हो गया। लेटराइट सॉइल की बात करें तो लेटराइट सॉइल में चाय, और माउंटेन सॉइल की बात करें तो एप्पल, तो यहाँ पर बी आपका सही उत्तर है। तो छठवें का आपका सही उत्तर क्या है? बी है। देखिए क्लास, जब भी हम पर्वतीय मृदा की बात करते हैं, माउंटेन सॉइल की बात करते हैं, तो ये हिमालयन रीजन में पाई जाती है और आप सभी को पता है हिमालयन रीजन में एप्पल, सेब, नाशपाती ये सब बहुत मिलता है, ठीक है। जब हम लेटराइट मृदा की बात करेंगे तो इसका जो विस्तार है वो वेस्टर्न घाट की तरफ है, इधर केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, ठीक है, इधर की तरफ, और थोड़ा सा आपको असम की साइड भी मिलता है। और यहाँ पर लेटराइट सॉइल में किसकी खेती की जाती है? चाय की, कॉफी की, रबड़ की, काजू की, सब याद रखिएगा, पेपर में प्रश्न पूछ लेता है, ठीक है। और अगर हम रेड सॉइल की बात करें तो रेड सॉइल आपका तमिलनाडु और कर्नाटक के भी कुछ भाग में इसका विस्तार है। और ब्लैक सॉइल का तो मैंने आपको बता दिया, इधर आपका महाराष्ट्र वाला रीजन हो गया, गुजरात वाला रीजन हो गया, और इधर आपके क्या बोया जाता है? ऊन की खेती, कपास की खेती की, अरे ऊन कह रही हूँ, कपास की खेती मतलब रुई की बात की जा रही है। चलिए 7वें प्रश्न को देखते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों को वर्षा और औसत मात्रा के आधार पर अधिक से कम की ओर व्यवस्थित करिए, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश की बात की गई है, तो मैं आपको बता दूं, अगर ये यूपी का मैप है इस तरीके से कुछ, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा वेस्टर्न
रीजन में, यूपी में वर्षा होती है। उसके बाद जैसे जैसे हम इधर की तरफ मूव करते हैं, सॉरी इधर ईस्ट की तरफ, ये ईस्ट हुआ ना, ईस्ट और इधर वेस्ट, तो जब हम ईस्ट की तरफ इधर से आते हैं तो यहाँ पे वर्षा सबसे ज्यादा होती है। आपको पता है इधर का रीजन तराई रीजन है, इधर ही गोरखपुर है, तो गोरखपुर में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। और जैसे जैसे इधर की तरफ मूव करते हैं जो वर्षा की जो क्वांटिटी है वो कम होती जाती है। और वेस्टर्न साइड में आपका मथुरा, ये कुछ ऐसे रीजन है जहां पर सबसे कम वर्षा होती है। तो आप लगा लो, अरेंज कर लो, तो सबसे पहले ईस्टर्न रीजन हो जाएगा, फिर उसके बाद कौन सा रीजन हो जाएगा, सेंट्रल, फिर वेस्टर्न। तो यहाँ पर ए आपका सही उत्तर होगा, 7 का ए आपका सही उत्तर है। देखिए इसीलिए बोला जाता है कि सबसे ज्यादा जो सर्वाधिक वर्षा होती है वो गोरखपुर रीजन में होती है और सबसे कम वर्षा मथुरा रीजन में होती है। चलिए 8वां प्रश्न हम देखते हैं। उत्तर प्रदेश का हाथरस शैली और कानपुर शैली किस सांस्कृतिक विरासत से संबंधित है? ठीक है, हाथरस स्टाइल और कानपुर स्टाइल की बात की गई है, ये किस कल्चरल हेरिटेज से रिलेटेड है? फोक सॉन्ग, फोक डांस, क्लासिकल डांस या फिर फोक ड्रामा, लोकगीत, लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य या लोक नाट्य? तो ये लोक नाट्य है। ठीक है, 8वें का डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये चीज याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश की हाथरस और कानपुर शैली नौटंकी लोकनाट्य से संबंधित है। जब हम नौटंकी की हाथरस शैली की बात करेंगे तो हाथरस शैली जो नौटंकी में हाथरस शैली जो है वो भक्ति एवं वीर रस से रिलेटेड है। ठीक है, और जब हम कानपुर शैली की बात करेंगे तो उसमें मनोरंजन से रिलेटेड है, एंटरटेनमेंट से रिलेटेड है। इतनी चीजें आपको याद रखनी है। अब क्लास देखिए, हर बार यूपी स्पेशल से प्रश्न यहाँ से भी बनता है कि कौन सा नृत्य कहाँ पर होता है। लोक नृत्य की बात की जा रही है, तो ख्याल नृत्य की अगर हम बात करें तो ये जब पुत्र होते हैं, जब बेटे होते हैं, पैदा होते हैं, तो वहां पर ख्याल नृत्य किया जाता है जो कि बुंदेलखंड रीजन में। रास नृत्य की बात करें तो ये ब्रज में, ठीक है, ब्रज में। झूला नृत्य की बात करें तो ये भी ब्रज क्षेत्र में। फिर मयूर नृत्य की बात करें तो मयूर, रास, झूला, ये सब आपको दिख रहा होगा, ये सब कहाँ पर है, ब्रज क्षेत्र में। धोबिया नृत्य की बात करें तो ये पूर्वांचल क्षेत्र में परफॉर्म किया जाता है। चरकुला नृत्य की बात करें तो ये भी ब्रज क्षेत्र में। ठीक है, कट घोड़वा नृत्य की बात करें तो ये पूर्वांचल क्षेत्र में। सौरा नृत्य की बात करें या सैरा तो ये बुंदेलखंड रीजन में। कार्तिक नृत्य की बात करें तो ये भी बुंदेलखंड क्षेत्र में। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डांस से रिलेटेड प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं, यहाँ से मैच द कॉलम के फॉर्म में प्रश्न बनते हैं, ज्यादातर सुमेलित करने को आपको दिया जाता है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए 9th प्रश्न को हम देखते हैं, यहाँ पे कथन कारण से रिलेटेड है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई बृहद सिंचाई माध्यम से की जाती है। कारण दिया गया है, निःशुल्क बोरिंग योजना प्रदेश में वर्ष 1985 से चलाई जा रही थी। तो उत्तर प्रदेश में जो इरिगेशन मेथड यूज किया जाता है वो मेजर इरिगेशन मीडियम नहीं होता, माध्यम नहीं होता है, बृहद सिंचाई माध्यम से नहीं किया जाता है। ये चीज याद रखिएगा, माइनर से किया जाता है। और जो दूसरा स्टेटमेंट दिया गया है, निःशुल्क बोरिंग योजना प्रदेश में 1985 से लागू की गई थी, ये आपका सही है। तो ए जो है वो आपका गलत है, आर आपका सही है। हम देख लेते हैं, डी सही उत्तर होगा। ठीक है, 9th का डी आपका सही उत्तर होगा। अब क्लास यहाँ पे कुछ चीजें आपको पता होना चाहिए। जब भी हम भारत में सिंचाई परियोजना की बात करते हैं तो उसको हम मुख्य रूप से तीन कैटेगरीज में विभाजित करते हैं, डिवाइड करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपका मुख्य सिंचाई परियोजना, ठीक है, फिर उसके बाद मध्य, फिर लघु। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, मुख्य, मध्य और लघु। यहाँ पे जो मुख्य सिंचाई परियोजना है और मध्य सिंचाई परियोजना है, आप लोगों को दिख रहा होगा स्लाइड में। ठीक है, ये आपका किस में आता है, मेजर में आता है, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, ये आपका अभी मैं बताती हूँ आपको। तो मुख्य सिंचाई परियोजना में, इस परियोजना में कितने हेक्टेयर से कितने हेक्टेयर तक आता है? 10,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि क्षेत्र जो होता है वो मुख्य सिंचाई परियोजना का पार्ट होता है। ठीक है, जब 2000 से 10,000 की हम बात करेंगे तो वो मध्य सिंचाई योजना का पार्ट होता है, और 2000 हेक्टेयर से कम की हम बात करेंगे तो वो आपका लघु सिंचाई परियोजना में आता है। आप क्लास यहाँ पे याद रखिएगा, अब आप मुख्य और मध्य सिंचाई परियोजना की जब भी योजना की हम बात करेंगे, सिंचाई की बात हम करेंगे, तो इसमें मेनली आपके छोटे नदी, यहाँ पे मुख्य और मध्य की बात करेंगे तो यहाँ पे जो सोर्स होता है वो मेनली रिवर होता है,
समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि ये मुख्य है और मध्य है। यहाँ पर जो हेक्टेयर्स है वो ज्यादा है ना, बड़ा एरिया कवर करना है। तो अगर आप एक कुआं खोद के या ट्यूबवेल लगा के एक बड़े एरिया की सिंचाई करने जाएंगे तो कितना समय लग जाएगा। ठीक है, तो जब भी हम मुख्य सिंचाई परियोजना की बात करेंगे या मध्य सिंचाई परियोजना की बात करेंगे तो यहाँ पर किसका यूज होता है मेनली, यहाँ पर आपका नदियों के माध्यम से सिंचाई की जाती है। जबकि जब हम लघु सिंचाई परियोजना की बात करेंगे तो यहाँ पे ट्यूबवेल की, बोरिंग की, इन सब की बात की जाती है। तो उत्तर प्रदेश में हम किसकी बात करते हैं सबसे ज्यादा, जो मोस्ट इरिगेशन मेथड है यहाँ पर वो आपका क्या है, लघु है। ये चीज याद रखिएगा, समझ में आ गया होगा। ठीक है, दिक्कत नहीं हुई होगी, अगर दिक्कत हुई होगी तो व्याख्या को एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, वैसे मैंने आपको बता दिया है, ये चीज याद रखिएगा जो कैटेगरी मैंने आपको बताई, कभी कोई आपसे पूछेगा तो आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब फिर अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन को चुनिए। ठीक है, पहला कथन है राज्यसभा में अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्याग देना पड़ता है। दूसरा है लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्यों की संख्या 50 होनी चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो राज्यसभा है वो परमानेंट हाउस है, वो कभी डिसॉल्व नहीं होता है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। लोकसभा डिसॉल्व होती है तो यहाँ पे जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है वो खाली लोकसभा में लाया जा सकता है, राज्यसभा में लाया ही नहीं जा सकता है। तो पहला स्टेटमेंट तो आपका गलत ही हो गया। ठीक है, लोकसभा में अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन, ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव पत्र जो है, अविश्वास प्रस्ताव जो है वो पारित हो जाएगा तो फिर मंत्रिपरिषद को रिजाइन करना पड़ेगा। ये चीज याद रखिएगा। तो यहाँ पर जो दूसरा स्टेटमेंट है वो तो सही है कि मिनिमम 50 मेंबर्स की जरूरत होती है, लेकिन यहाँ पे राज्यसभा नहीं लोकसभा होना चाहिए। ठीक है, तो आपसे ट्रू स्टेटमेंट पूछा, इस वजह से बी इसका सही उत्तर होगा, बी सही उत्तर होगा। चलिए 11वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन करें। फॉल्स स्टेटमेंट आपको चुननी है। भारतीय संविधान में शामिल नीति निदेशक के तत्वों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। मैंने आपको बहुत बार बताया है, डीपीएसपी आपका कहां से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया, एकदम सही है। राज्य के नीति निदेशक तत्व अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण करते हैं। ठीक है, जब भी हम बात करते हैं टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटी क्लासेस, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी क्लासेस, तो ये कहां पर प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी क्लासेस की बात की गई है, आर्टिकल 17 में, जो कि किसका पार्ट है, फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है, मौलिक अधिकारों का पार्ट है, ना कि डीपीएसपी का पार्ट है। याद रखिएगा। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत है, फर्स्ट आपका सही है। फॉल्स पूछा गया है, इस वजह से उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बी आपका सही उत्तर है। चलिए 12वां प्रश्न देखिए। 12वां प्रश्न एक बहुत ही आसान प्रश्न है, लेकिन ये एक रिपीटेड प्रश्न है पेपर में, यहाँ से प्रश्न कई बार बनी है। एक तरफ आपको संविधान का भाग दिया गया है, एक तरफ विषय दिया गया है, पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और एक तरफ सब्जेक्ट दिया गया है। जब हम पार्ट 5 की बात करते हैं यूनियन गवर्नमेंट, पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार, ठीक है, पार्ट 4 में डीपीएसपी, ठीक है, और 8 में दिया गया संघ और राज्यों के बीच के संबंध। तो यहाँ पर ये गलत है, संघ और राज्यों के बीच के संबंध मैंने आपको बताया एक एक मिलके ना, एक लग नहीं रहा संबंध की बात हो रही है, एक तो संघ और राज्यों के बीच के संबंध 11 पार्ट में दिए गए हैं। 8th पार्ट में क्या दिया गया है, यूनियन टेरिटरीज के बारे में दिया गया है। यहाँ पे कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा है, तो 12वें का डी हो जाएगा। अब क्लास ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इस टॉपिक को लाइटली मत लीजिए, जब पेपर में प्रश्न बनता है तो आप गलत करके आ जाते हैं, अगर ऐसे प्रश्न तो बहुत दुख होता है। तो इनका तो स्क्रीनशॉट आपको जरूर लेना है, ऐसे प्रश्नों को पेपर में गलत नहीं करना है। जब हम पार्ट 1 की बात करते हैं तो यहाँ पर यूनियन बोला गया है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी की। सेकेंड में आप सभी को पता है नागरिकता की बात की जाती है, सिटीजनशिप की बात की जाती है। थर्ड में मौलिक अधिकारों की बात की जाती है, फंडामेंटल राइट्स की बात की जाती है, ठीक है। फिर 4th में डीपीएसपी की बात की जाती है, राजनीति निदेशक तत्वों की बात की जाती है। 4th ए में फंडामेंटल ड्यूटीज की बात की जाती है, मौलिक कर्तव्यों की बात की जाती है, ठीक है। 5th में यूनियन की बात हो गई, 6th में राज्य की बात हो गई, ठीक है। यहाँ पर 6, 7, 8 की जब हम बात करते हैं तो यूनियन टेरिटरीज की बात करते हैं, याद रखिएगा। अब यहाँ पर मैं स्लाइड से हटती हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। जब हम 9th की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर देखिएगा क्लास। 9th में पंचायत, और आपको पता है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। फिर म्युनिसिपैलिटीज 9th ए, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट,
और कोऑपरेटिव सोसाइटी आप लोग मुझे बताएंगे। ये दोनों तो आसान था जो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब डिफिकल्ट वाला आप लोग मुझे बताएंगे कि कोऑपरेटिव सोसाइटी किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हमारे संविधान में ऐड की गई है। ये कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए मुझे, ठीक है। फिर इसके बाद 11 में मैंने आपको बताया रिलेशनशिप बिटवीन द सेंटर एंड यूनियन की बात की गई है। फिर आप यहाँ पे याद रखिएगा ट्रिब्यूनल की बात किसमें की है, आप याद रखेंगे, ठीक है। 14th ए में, 15th में इलेक्शन की बात की गई है, 17th में लैंग्वेज की बात की गई है, 18 में इमरजेंसी की बात की गई है, जो मैं टिक लगा रही हूँ वो याद रखेंगे। 20 में अमेंडमेंट की बात की गई है। इतनी चीजों को आपको याद रखना है जो मैंने टिक लगाया, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बना है और जो प्रश्न मैं आपसे पूछ रही हूँ उसके उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। मैंने आपसे क्या क्या पूछा, गरीबी से रिलेटेड जो कमीशंस थे उनके नाम आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, पहला प्रश्न। और दूसरा प्रश्न, कोऑपरेटिव सोसाइटी जिसको कि हमने किसमें पार्ट 9B में ऐड किया है, वो किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड हुई थी। चलिए, दो चीजें आप मुझे बताएंगे। 13 प्रश्न को हम देखते हैं। हाथी गुम्फा अभिलेख के संदर्भ में दिए गए कथनों में से सत्य कथन का चयन करें। या बिना तिथि वाला लेख है, और दूसरा दिया गया बौद्ध भिक्षुकों को ग्राम दान देने का उल्लेख करने वाला या प्राचीनतम अभिलेख है। तो मैं आपको बता दूं, हाथी गुम्फा अभिलेख की बात करेंगे तो यहाँ इस अभिलेख में डेट नहीं मेंशन्ड है, ये एकदम सही है। लेकिन यहाँ पे बौद्ध भिक्षुकों को ग्राम दान देने की बात नहीं, बौद्ध भिक्षुकों को नहीं, जैन भिक्षुकों की बात की गई है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ट्रू पूछा है तो ओनली 1 ए आपका सही उत्तर है। जब हम हाथी गुम्फा अभिलेख की बात करते हैं तो ये किससे रिलेटेड है, ये कलिंग के चेंदी वंश से रिलेटेड है, ठीक है, खारवेल से संबंधित है। याद रखिएगा, पेपर में हाथी गुम्फा अभिलेख के सामने खारवेल लिख देगा या फिर वंश लिख देगा, चेंदी वंश लिख देगा, कुछ भी लिखा जा सकता है। और यह बौद्ध भिक्षुकों से नहीं बल्कि जैन भिक्षुकों को ग्राम देने का इसमें उल्लेख है, ये चीज याद रखिएगा। अच्छा क्लास, यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो मैं आपको बता दूं। इसके अलावा क्या क्या चीजें हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलती है। युद्ध में जहाजों का वर्णन करने वाला या प्राचीनतम अभिलेख है, पहली चीज आप याद रखेंगे। भारतवर्ष और महाराज की उपाधि का उल्लेख सबसे पहले इसी अभिलेख में हुआ है, दूसरा पॉइंट आप याद रखेंगे। और इस अभिलेख की जो भाषा है वो क्या है, प्राकृत और लिपि ब्राह्मी है, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, भाषा प्राकृत है और लिपि ब्राह्मी है। ये सारे जो व्याख्या में पॉइंट्स दिए गए हैं इसको वीडियो पॉज करके पढ़िएगा जरूर, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य के शासकों का दावा था कि वे भगवान विरूपाक्ष की ओर से शासन करते हैं, ठीक है। जो रूलर थे विजयनगर एम्पायर की, वो क्लेम करते थे कि दे वर रूलिंग ऑन द बिहाफ ऑफ द लॉर्ड विरूपाक्ष। दूसरा दिया गया है, विजयनगर साम्राज्य का प्रशासन कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत पर आधारित है। तो क्लास यहाँ पे जो दोनों ही स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं वो एकदम सही है। कथन कारण तो सही नहीं है लेकिन स्टेटमेंट सही है, तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ए एंड आर आर ट्रू बट आर डज नॉट एक्सप्लेन ए, ठीक है। चलिए 15 प्रश्न को हम देखते हैं। मध्यकालीन शब्दावली दी गई है, मीनिंग दिया गया है, तो इसको करते हैं। जब हम म्यांमार की बात करते हैं, म्यांमार किसे कहा जाता था बताइए, म्यांमार भवन निर्माता को कहा जाता था। एक बार मुझे इसको देखने दीजिए क्लास, ठीक है। ए का थर्ड हो जाएगा। सवानी की जब हम बात करते हैं तो सवानी क्या होते थे आपके, गुप्तचर होते थे। कमरगाह की जब हम बात करते हैं तो कमरगाह क्या होते थे, शिकार यात्रा, ठीक है। अतालिक की बात करते थे तो संरक्षक। तो 3, एक मिनट मैं देखूं इसको, सबसे पहले आपका क्या हो गया, 1 मिनट, इसको क्लास 1 मिनट रुकिएगा आप, इसको इरेज करते हैं एक बार और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें क्या दिया गया, सबसे पहले म्यांमार की जब बात करेंगे तो भवन निर्माता, तो 3 हो गया, ठीक है। सवानी को हमने क्या कहा, सवानी आपके गुप्तचर हैं, 4 हो गया। फिर कमरगाह की जब हम बात करते हैं तो वो शिकार यात्री हो गए। अतालिक की बात करेंगे तो संरक्षक हो गए। 3 4 2 1, 3 4 2 1 किसमें है, डी में है। डी आपका सही उत्तर है 15 का, देख लीजिए। म्यांमार की जब हम बात करते हैं तो वो आपके क्या हो गए, भवन निर्माता हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद सवानी आपकी गुप्तचर हो गए, कमरगाह शिकार यात्रा हो गई और अतालिक संरक्षक हो गए।
चलिए 16 प्रश्न को हम देखते हैं। कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में साइमन कमीशन के बहिष्कार करने का संकल्प किया गया था? तो बाइकॉट साइमन कमीशन को कब किस सेशन में बोला गया था करने को? तो वो मद्रास सेशन था, ठीक है, मद्रास सेशन, याद रखिएगा। इसको प्रिसाइड किसने किया था? अंसारी जी ने किया था, एमए अंसारी जी ने प्रिसाइड किया था। और ये दिसंबर 1927 में कांग्रेस का मद्रास सेशन हुआ था, जिसको प्रिसाइड एमए अंसारी ने किया था। इसमें डिसाइड किया गया था जब साइमन कमीशन भारत आएगी तो उसको बाइकॉट किया जाएगा। उसके पीछे कारण क्या था? साइमन कमीशन में एक भी भारतीय शामिल नहीं थे, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद साइमन कमीशन भारत कब आई? 3 फरवरी 1928 को भारत में मुंबई में साइमन कमीशन पहुंची। और आप सभी को पता है भारत में हर जगह नारा चल रहा था गो बैक साइमन, ठीक है। और साइमन कमीशन को के प्रोटेस्ट में ही लाला लाजपत राय को लाठी लगती है और फिर उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। अगर कभी पेपर में आपसे पूछे कि कौन सी ऐसी पार्टीज थी जिन्होंने साइमन कमीशन का बहिष्कार नहीं किया था, विरोध नहीं किया था, तो आप याद रखेंगे मद्रास की जस्टिस पार्टी ने साइमन कमीशन का विरोध नहीं किया था, पंजाब की यूनियन पार्टी ने नहीं किया था, और भीमराव अंबेडकर जी ने भी साइमन कमीशन का विरोध नहीं किया था। इतने पॉइंट्स भी आप याद रखेंगे। चलिए 17 प्रश्न को हम देखते हैं। सीआर फॉर्मूले के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन चुनिए, फॉल्स स्टेटमेंट। दिस फॉर्मूला वाज इंट्रोड्यूस इन ईयर 1944, या फॉर्मूला 1944 में पेश किया गया, ये एकदम सही है, याद रखिएगा। इस फॉर्मूला को मोहम्मद अली जिन्ना ने मान लिया था, नहीं, साइमन कमीशन में जो बोला गया था उसको मोहम्मद अली जिन्ना ने नहीं माना था। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत है, पहला स्टेटमेंट आपका सही है। तो यहाँ पर फॉल्स स्टेटमेंट पूछा था, ध्यान रखिएगा, जिसकी वजह से उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 17 का बी आपका सही उत्तर है, ठीक है। देखिए साइमन जो ये साइमन कमीशन नहीं, जो सीआर फॉर्मूला की हम बात करते हैं, सीआर फॉर्मूला को पेश किसने किया था? आप याद रखेंगे, नेता चक्रवर्ती राजा गोपालचारी ने 1944 में इसको पेश किया था। पहली चीज, पेपर में एक बार प्रश्न पूछा था कि सीआर फॉर्मूला को पेश किसने किया था? पहला ऑप्शन दिया था चित्तरंजन दास ने, ठीक है। दूसरा ऑप्शन दिया था चक्रवर्ती राजा गोपालचारी ने। ज्यादातर बच्चे सीआर दास में लगा के आए थे चित्तरंजन दास को, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। यहाँ पे राजा गोपालचारी, चक्रवर्ती राजा गोपालचारी ने इसको पेश किया था। जो सीआर दास थे वो तो आपके स्वराजिस पार्टी से रिलेटेड थे। 1923 में जो फॉर्म हुई थी, किसने मोतीलाल नेहरू ने और सीआर दास ने मिलकर स्वराजिस पार्टी का गठन किया था। बाद में सीआर दास की मृत्यु हो जाती है और स्वराजिस पार्टी मोतीलाल नेहरू फिर किसमें छोड़ देते हैं, छोड़ क्या देते हैं, वो हो जाता, और फिर वो किसमें आ जाते हैं? इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन कर लेते हैं। 1922 का जो सिविल डिसोबीडियंस अरेस्ट, जो 1922 का जो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट था, असहयोग आंदोलन, ठीक है, जब चौरी चौरा कांड होता है तो महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं, जो कि कांग्रेस के कई नेताओं को पसंद नहीं आता है, जिस वजह से वो कांग्रेस को छोड़ देते हैं। उसमें आपके दो प्रमुख नेता थे, सीआर दास और मोतीलाल नेहरू। ये कांग्रेस को छोड़कर एक नई पार्टी बनाते हैं जिसका की नाम स्वराजिस पार्टी रखते हैं। स्वराजिस पार्टी कुछ समय बाद आपकी वीक पड़ जाती, क्यों? क्योंकि सीआर दास की मृत्यु हो जाती है। ये पूरी कहानी मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि पेपर में ये प्रश्न पूछा था कि जो सीआर फॉर्मूला है वो किसने पेश किया था। पहला ऑप्शन चित्तरंजन दास दे दिया था और ज्यादातर बच्चे वो लगा के चले आए थे। याद रखिएगा, चक्रवर्ती राजा गोपालचारी द्वारा इसको पेश किया गया था। चीजें क्लियर हो गई होगी अब, ठीक है। और इसको स्वीकृति किसने दी थी? महात्मा गांधी ने दी थी। इसमें क्या बोला गया था? एक बार सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जो द्वितीय विश्व युद्ध है, उसकी वो खत्म हो जाए तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस, मतलब इसमें जो डिस्प्यूट चल रहा है उसको सॉल्व कराया जाएगा। एक मतलब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि समाप्ति के बाद की समाप्ति पर भारत के उत्तर व पूर्वी भागों में स्थित मुस्लिम बहुसंख्य क्षेत्रों की सीमा का निर्धारण करने के लिए एक कमीशन नियुक्त किया जाएगा। फिर जनमत संग्रह, ये याद रखिएगा, जनमत संग्रह की बात की गई थी। जनमत संग्रह कराया जाएगा कि वहां की जनता कहाँ रहना चाहती है। चलिए 18 प्रश्न को अब हम देखते हैं। कथन दिया है, कारण दिया है। भारत में औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप श्रमिक वर्ग को जिन मुद्दों का सामना करना पड़ा था, उनकी प्रतिक्रिया में ट्रेड यूनियन आंदोलन का उदय हुआ था। और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस भारत का सबसे पुराना ट्रेड यूनियन फेडरेशन है, याद रखिएगा।
यहाँ पे बोला गया है जो दोनों स्टेटमेंट वो बिल्कुल ही सही है आपके, ठीक है। ट्रेड यूनियन मूवमेंट इमर्ज्ड इन रिस्पॉन्स टू द इश्यूज फेस्ड बाय द वर्किंग क्लास एज अ रिजल्ट ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया, ठीक है। ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस वाज द ओल्डेस्ट ट्रेड यूनियन फेडरेशन इन इंडिया। दोनों ही स्टेटमेंट सही है, लेकिन एक्सप्लेन नहीं सही कर रहा है, तो बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब क्लास यहाँ पे देखिए, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले इसका जो पहला सेशन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, 1920 में हुआ था। मतलब कब हुआ था, 1920 में, 1920 में, कहाँ पर, बॉम्बे में। और उसको प्रिसाइड किसने किया था, लाला लाजपत राय ने। ये पेपर में पूछा गया है, इसलिए मैंने आपको बता दिया, याद रखिएगा, ठीक है। लाला लाजपत राय ने, ये चीज याद रखिएगा। चलिए, इतनी चीजें हुई। अब यहाँ पर देखिए, एक और पेपर में प्रश्न पूछा जाता है, फादर ऑफ ट्रेड यूनियन मूवमेंट इन इंडिया किसे कहा जाता है, फादर ऑफ ट्रेड यूनियन मूवमेंट इन इंडिया। तो आप याद रखेंगे, एनएम लोखंडे को, नारायण मेघाजी लोखंडे को बोला जाता है। पायोनियर, या यहाँ पे पायोनियर भी दिया रहता है, पेपर में पूछा गया है, इसलिए मैंने आपको बता दिया, सीधे ये पूछा गया है, ठीक है। और अगर पेपर में आपसे ये पूछे कि फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड ट्रेड यूनियन, वहां पे हमने ट्रेड यूनियन फेडरेशन की बात की है, ठीक है। अगर फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड ट्रेड यूनियन आपको दिया रहे और ऑप्शन में आपको मद्रास लेबर यूनियन दिया रहेगा तो आप इसको टिक लगाएंगे। ये 1918 में फॉर्म हुआ है। और AITU की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका 1920 में फॉर्म हुआ है। कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा, ठीक है। इतने प्रश्न पेपर में बन सकते हैं। 19वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन को चुनना है। द्वीपों सहित भारत की तटीय सीमा की लंबाई लगभग 9,816 किलोमीटर है। दूसरा है, कर्नाटक के तट रेखा की लंबाई उड़ीसा से अधिक है। तो यहाँ पे फॉल्स बोला गया है, तो मैं आपको बता दूं दोनों ही फॉल्स है, ठीक है। यहाँ पे आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सी आपका सही उत्तर है। जब हम भारत के मुख्य भूमि से तटीय रेखा की बात करेंगे, मतलब ये भारत की मुख्य भूमि है इधर ना, तो इधर जब हम तटीय रेखा की बात करेंगे तो ये कितना है, 6,100 किलोमीटर पूरा, ठीक है। लेकिन जब हम अंडमान निकोबार वाले द्वीप को भी इंक्लूड करेंगे तो ये पूरा कितना बन जाता है, 7,516, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा क्लास। अगर हम द्वीप समूह जो अंडमान निकोबार के भी हैं उनको भी इंक्लूड करेंगे तो ये 7,500 के करीब पहुंच जाता है। अब देखिए, अगर राज्यों की हम बात करें कि राज्यों में सर्वाधिक तट रेखा किसकी है, तो आप सभी को इसका उत्तर पता है, गुजरात की है, ठीक है। और यहाँ पर हमने उड़ीसा और कर्नाटक दिया था, तो याद रखिएगा कर्नाटक की जो तटीय रेखा जो है वो 280 है और उड़ीसा की 476 है। तो आपको दिख रहा है उड़ीसा की ज्यादा है और कर्नाटक की कम है। चलिए, आज की क्लास का आखिरी प्रश्न हम डिस्कस करेंगे। आज की क्लास को थोड़ा छोटा रखा गया है इस वजह से, क्योंकि समय की थोड़ी सी कमी थी, तो उसके लिए आप लोगों से क्षमा। लेकिन 20 प्रश्नों को हमने कवर किया, इसमें हमने बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी डिस्कस किया है। उसका स्क्रीनशॉट आप जरूर ले लीजिएगा। साथ ही साथ जो प्रश्न मैंने पूछे हैं थोड़ा सा मेहनत करिए, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग क्लास देख रहे हैं, आप लोगों को चीजें समझ में आ रही है, ठीक है। उन 2 प्रश्नों का उत्तर आप जरूर दीजिएगा। और आज क्लास का आखिरी प्रश्न हम देखते हैं, भारत के निम्नलिखित देशों के साथ सीमा लंबाई को ज्यादा से कम की ओर व्यवस्थित करिए, ठीक है। तो आप सभी को पता है सबसे ज्यादा बाउंड्री किसके साथ इंडिया शेयर करती है, चाइना के साथ। और सबसे बड़ा दिक्कत भी अभी चाइना के साथ ही है। 4 हो गया, ठीक है। 4 के बाद 3 होगा, आप सभी को पता है, इंडिया पाकिस्तान। तो 4 3 देखिए किधर है, इधर है, 4 3 फिर 1 2, यहाँ पे सी आपका सही उत्तर होगा। देखिए क्लास, यहाँ पर 2 जगह इन्होंने सेम ऑप्शन दे दिए हैं, या तो आप बी मार्क करिए या तो आप सी मार्क करिए, आप पे डिपेंड करता है, बी सी दोनों कुछ भी। तो यहाँ पे 4 3 1 2, ठीक है। सबसे लंबी अगर हम बात करेंगे तो किसके साथ है, चाइना के साथ है, फिर पाकिस्तान के साथ है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका म्यांमार के साथ है और फिर लास्ट में भूटान के साथ है। इससे देखेंगे आप तो यहाँ देखिए चाइना हो गया, इधर नेपाल हो गया, इधर पाकिस्तान हो गया, इधर अफगानिस्तान हो गया, दिख रहा है, इधर बांग्लादेश और इधर भूटान। यहाँ पे चाइना के साथ 3,488, पाकिस्तान के साथ 3,323, 106 अफगानिस्तान के साथ, 1,758 नेपाल के साथ और 4,156 किसके साथ, बांग्लादेश के साथ। और इधर देखिए ये म्यांमार है, म्यांमार के साथ 1,624। तो आप देख लीजिएगा नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन सी है।
चलिए क्लास, जो बाकी प्रश्न है वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। धन्यवाद। अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ठीक है, और खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए। धन्यवाद।